नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल तरीके से और प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 2 जनवरी के सवाल से। देखते हैं। सवाल था हमारा कि हाल ही में झांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन था ये हमारा। 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। तो विकल्प में है पहला पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही की बात है, झांसी को हरियाणा राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई है। और यह फैसला किसने किया? तो ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। इससे क्या है, हरियाणा में अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 23। अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में डीआरडीओ ने लगातार सैलो लॉन्च के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्वेश्चन है हमारे। देखते हैं इसके विकल्प। पहला विकल्प है अग्निवीर, दूसरा है पृथ्वी सेकंड, तीसरा है प्रलय और चौथा दिया है ब्रह्मोस। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने लगातार सैलो लॉन्च के साथ प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो तीसरा विकल्प से होगा यहाँ से। इस परीक्षण में जो कि सैलो लॉन्च किया गया है, मतलब बहुत कम समय के अंतराल में एक से अधिक मिसाइलें की गई हैं। इससे यह साबित होता है कि मिसाइल प्रणाली तेजी से और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकती है। बात करते हैं प्रलय मिसाइल की मुख्य बातें, मतलब क्या क्या है इसमें इसकी। तो यह एक स्वदेशी मतलब देश में बनी सामरिक मिसाइल है और यह कम दूरी की जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये क्या है, दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को तेज और सटीक तरीके से निशाना बनाने में काफी सक्षम है। इसमें क्या है, सैलो लॉन्च क्षमता से भारत की रणनीतिक और रक्षा क्षमता और भी मजबूत होती है। ये थी इसकी कुछ मुख्य बातें। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? क्वेश्चन है हमारे। 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, दूसरे हैं एयर मार्शल नार्मदेश्वर तिवारी, तीसरे हैं एयर मार्शल नागेश कपूर और चौथे हैं एयर मार्शल BS धनोआ। तभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नागेश कपूर, मतलब एयर मार्शल नागेश कपूर, इन्होंने पदभार संभाला है। ये जो कि हाल ही में एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना की वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, मतलब इसका पदभार संभाला है। और इन्होंने यह नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया, मतलब ये उनके स्थान में बैठे हैं जो लगभग 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। बात करें एयर मार्शल नागेश कपूर इनकी, तो ये एक वरिष्ठ जो कि फाइटर पायलट है और उन्हें कमांड संचालन, प्रशिक्षण और रणनीतिक भूमिकाओं का व्यापक मतलब बहुत अनुभव है। ये MiG-21 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों पर जो कि 3004 से अधिक उड़ान घंटे पूरे कर चुके हैं। और इन्होंने एवीएसएम, बीवीएसएम और SYSM जैसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं एवीएसएम की। एवीएसएम मतलब कि अति विशिष्ट सेवा पदक, मतलब अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये इसका फुल फॉर्म है। और बात करें पीवीएसएम की, मतलब परम विशिष्ट सेवा मेडल। और तीसरा है SYSM, तो यह है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। अब बात करें एवीएसएम की, ये कब मिला? तो ये 2022 में। अब पीवीएसएम ये इनको मेडल मिला 2025 में और SYSM ये भी इनको 2025 में मिला है। एक और है वायुसेना पदक जो कि 2008 में इन्हें मिला था। ये थी इनकी कुछ मेडल जो इन्हें प्राप्त हुई थी। अगला सवाल देखते हैं शिक्षा। सवाल है हमारा कि तमिलनाडु में जलीकट्टू 2026 के पहले आयोजन की शुरुआत किस स्थान से की जाएगी? क्वेश्चन है हमारे। 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला है मदुरै जिला, दूसरा है तिरुचिरापल्ली जिला, तीसरा है पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरिची गांव और चौथा है सलेम जिला।
तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो कि जल्लीकट्टू 2026 के पहले आयोजन की शुरुआत पुडुकोट्टई जिले का ये तीसरा विकल्प से हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने जो कि थाचनकुरिची गांव में जल्लीकट्टू 2026 के पहले आयोजन की अनुमति दी है और यह गांव तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में स्थित है। और यहाँ क्या है, परंपरागत रूप से ये हर वर्ष जल्लीकट्टू सत्र की शुरुआत यहीं से होती है। और बात करें इस आयोजन की तो ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम मतलब 1960 में तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 के तहत यह अनुमति प्राप्त है और इसे जो कि सरकार द्वारा तय SOP व सुरक्षा मानकों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। जल्लीकट्टू तमिल संस्कृति और पोंगल जैसे फसल उत्सवों से जुड़ा एक पारंपरिक खेल होता है जिसे अब नियमन और सुरक्षा शर्तों के साथ आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है हमारा कि दिसंबर 2025 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब जो UPI बोलते हैं के माध्यम से कुल कितने लेन देन दर्ज किए गए हैं। क्वेश्चन है हमारे, 4 विकल्प दिए देखते हैं। पहला है 18.25 बिलियन, दूसरा विकल्प दिया है कि 19.80 बिलियन, तीसरा है 21.63 बिलियन और चौथा है 24.10 बिलियन। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है 21.63 बिलियन। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब NPCI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी दिसंबर 2025 में UPI लेन देन की संख्या काफी 21.63 बिलियन तक पहुंच गई है और यह आंकड़ा जो कि साल दर साल 29% की वृद्धि को बताता है। इस दौरान क्या है कि UPI लेन देन का कुल मूल्य लगभग 28 लाख करोड़ रहा और औसत दैनिक लेन देन संख्या की बात करें तो ये 698 मिलियन तक पहुंच गई है। ये हो गया आपका चौथा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, गोवा सरकार द्वारा घोषित तीसरे जिले का मुख्यालय कहाँ होगा। क्वेश्चन है हमारे, 4 विकल्प दिए हैं देखते हैं। पहला है पोंडा, दूसरा है मोरमुगांव, तीसरा है क्यूपेम और चौथा है कनाकोना। इसके 4 विकल्प थे। इसमें तीसरा विकल्प से क्यूपेम। गोवा सरकार द्वारा घोषित तीसरे जिले का मुख्यालय कहाँ होगा तो ये क्यूपेम में होगा। गोवा सरकार ने बात करें इनकी तो ये प्रशासनिक व्यवस्था को जो कि अधिक प्रभावी और लोगों के करीब लाने के उद्देश्य से जो कि राज्य में तीसरे जिले के गठन की घोषणा की है और यह नया जिला कहाँ होगा तो दक्षिण गोवा से अलग किया जाएगा और इसका मुख्यालय क्यूपेम में होगा। इस नए जिले में जो कि कौन कौन शामिल किए जाएंगे तो ये सागुएम, धारबंदोरा, क्यूपेम और कनाकोना तालुके शामिल किए जाएंगे। सरकार का इसमें मानना है कि इससे आंतरिक और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि प्रशासनिक सेवाएं और बेहतर होगी और क्षेत्रीय विकास को काफी गति मिलेगी। और यह निर्णय किसके अनुरूप है तो यह निर्णय नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है जिसमें छोटे जिलों के माध्यम से बेहतर शासन की बात कही गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विश्व में पहली बार किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। ऐसी है ये 4 विकल्प है इसमें देखते हैं। पहला है ब्राजील, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है पेरू और चौथा है इक्वाडोर। तो भी हाल ही में विश्व में पहली बार जो कि पेरू ने ये जो कि अधिकार दिया है, तीसरा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से। पेरू ने अमेजन जंगलों में पाई जाने वाली ये बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कीट को कानून के तहत अधिकार मिले हो। ये मधुमक्खियां जो कि पेड़ों और फसलों में परागण करती हैं जिससे जंगल और खेती दोनों से सुरक्षित रहते हैं। आजकल क्या है कि वनों की कटाई, आग और जलवायु परिवर्तन के कारण इन मधुमक्खियों की संख्या घट रही थी, लेकिन कानूनी अधिकार मिलने के बाद अब इन्हें अस्तित्व का अधिकार, स्वस्थ आबादी का अधिकार, आवास संरक्षण और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार प्राप्त हो गया है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में रूस ने परमाणु क्षमता से लैस ओरेस्ट्रिक मिसाइल प्रणाली को किस देश में तैनात किया। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए हैं इसमें, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस या लातविया।
तो इसमें बेलारूस तीसरा विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में रूस ने परमाणु क्षमता से लैस ओरेस्टिक मिसाइल प्रणाली को बेलारूस देश में तैनात किया है। इस कदम से क्या है कि सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे क्षेत्र में रूस की रक्षा और दबाव क्षमता मजबूत होती है। बात करें बेलारूस की, इसकी ये मैप है। अब बेलारूस की कैपिटल की बात करें तो ये यहाँ की मिन्स्क, मतलब ये बेलारूस, और इसकी ये जो कैपिटल है मतलब राजधानी मिन्स्क। यहाँ की करेंसी की बात करें तो ये बेलारूसी रूबल होती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इससे थे ये कुछ थे बेलारूस से संबंधित बातें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। संदीप सिंह, तरुणगर, अनिल कुमार या राकेश शर्मा। तो हाल ही की बात है, हुंडई मोटर इंडिया ने तरुणगर दूसरा विकल्प से हो जाएगा, इन्हें अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 1 जनवरी 2026 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन सा वार्षिक स्थापना दिवस पूरा किया। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए हैं, देखते हैं वन बाय वन। पहला दिया है 66वां वर्ष, दूसरा है 67वां वर्ष, तीसरा है विकल्प 68वां वर्ष, और चौथा दिया है 69वां वर्ष। तो इसमें 68वां वर्ष कौन सा, तो तीसरा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से 1 जनवरी 2026 को, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब शॉर्ट में डीआरडीओ बोलते हैं का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिस पर रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह ने संगठन की उपलब्धियों की सराहना की और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी, इसकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है हमारा कि भारत और पाकिस्तान हर वर्ष 1 जनवरी को किस समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला है कि शिमला समझौता, दूसरा है लाहौर घोषणा, तीसरा है परमाणु अप्रसार संधि मतलब शॉर्ट में एनपीटी, और चौथा है परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला निषेध समझौता। 4 विकल्प है इसमें, तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा, प्रतिष्ठानों पर हमला निषेध समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला निषेध समझौता कब हुआ था, तो ये 1988 में हुआ था, और लागू कब किया गया, तो 1991 से। इस समझौते के अनुसार दोनों देश जो कि हर साल 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। बात करें इनके उद्देश्य, देखते हैं। इसमें क्या है कि परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले का खतरा कम करना, गलतफहमी और तनाव से बचना, क्षेत्र में परमाणु स्थिरता बनाए रखना, और यह आदान प्रदान जो कि विश्वास निर्माण उपाय मतलब सीबीएम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, और 2026 में यह लगातार कितनी बार हुआ, तो ये 35वीं बार किया गया है। आज का सवाल है आप लोग के लिए कि हाल ही में वॉरेन बफेट ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया। ये क्वेश्चन मैंने बताया है अगले वीडियो में, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। 4 विकल्प दिए इसमें, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वर्कशायर हैथवे, और चौथा विकल्प है गोल्डमैन सैक्स। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।